ठीक है, चलो इनका जो श्वसन तंत्र, अच्छा श्वसन का मतलब यही केवल नहीं होता है कि श्वास लेना और छोड़ना, नहीं। श्वसन का असली मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को तोड़ना, ऊर्जा बनाना, ऊर्जा बनाने के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको बाहर करना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं भाग है किसका? श्वसन तंत्र का। ठीक है, चलो अब क्या क्या कैसे कैसे होता है देखना, इनमें याद रखना बच्चा, 10 जोड़ी श्वास छिद्र पाए जाते हैं। चलो यही खाली याद रखना कि 10 जोड़ी श्वास छिद्र होते हैं। अच्छा ये बताओ सर, क्या हमारे पास भी श्वास छिद्र है क्या? हाँ है सर, ये रहा श्वास छिद्र, नाक। ठीक है, जरूरत पड़ता है तो मुंह से सांस ले लेते हैं हम लोग, लेकिन मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। बस समझ में आ गया? अच्छा मुंह से सांस कब लेते हैं? जब सर्दी होता है तब, जब रोते हैं तब, दौड़ते वक्त। देखो असल चीज वो बताया, पता है देखो मेन कारण क्या होता है हमारा मुख से सांस लेने का? जब नाके जाम है तो जाहिर सी बात है मुंह से सांस लेंगे, वो एक अलग की बात। लेकिन मुख्य रूप से, अहम रूप से हम मुंह से सांस कब लेते हैं? कि जब हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, वो मैं भी बता रहा हूं। सुनो क्या बोला मैंने, कि जब ज्यादा से ज्यादा हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। अब बस एक चीज हमको पता है कि ऊर्जा कब बनेगा मेरे अंदर? जब मेरे अंदर ऑक्सीजन जाएगा, वो ऑक्सीजन क्या करवाएगा बच्चा? ऊर्जा बनवाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जाके क्या करता है? मेरे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, उसको तोड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के, तो क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। मान लो कि नॉर्मल अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो मेरे बात करने के लिए मुझे 1 कैलोरी की जरूरत पड़ रही है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक है, तो मुझे नॉर्मल यहां बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, सुनो ध्यान से, मुझे बोर्ड पे रेगुलर यहां पे पढ़ाने के लिए 1 कैलोरी की आवश्यकता है। ठीक है, और इस 1 कैलोरी ऊर्जा को बनाने के लिए मैं नॉर्मल जैसे अभी बात कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं नाक से, काफी है। ठीक है, मेरे अंदर बराबर क्या बन रहा होगा? 1 कैलोरी ऊर्जा बन रहा होगा, और उस ऊर्जा का मैं इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं रेगुलर कंटिन्यूअस, मैं चल रहा हूं, इसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो वो सब कुछ 1 कैलोरी में हो जाएगा, और 1 कैलोरी बनाने के लिए मैं नॉर्मल सांस लूंगा नाक से, तो काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे पढ़ा तो ठीक रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी क्रम में हम बाहर गए, बाहर जाकर तुरंत सकरी मोड़ पे दौड़ के ओकरा बाद आ गए। अब एक्स्ट्रा काम कर दिया ना हमने। अब हमको क्या चाहिए सर? अब 2 कैलोरी, 1 कैलोरी नहीं, अब कितना चाहिए? 2 कैलोरी चाहिए। एट अ टाइम उतने ही समय में हमको 2 कैलोरी चाहिए। रेगुलर काम कर रहे थे, नॉर्मल 1 कैलोरी चाहिए था, हम नाक से सांस ले रहे थे, काम हमारा हो जा रहा था, उतना ऑक्सीजन चल जा रहा था मेरे नाक से कि उतना जाकर के ऊर्जा बनवा दे रहा था। ठीक है, अब वहीं अगर कोई कह दिया कि सर मैंने यहाँ पे 1 घंटा पढ़ाया और कोई 1 घंटा दौड़ा, दोनों में ऊर्जा कहाँ पे ज्यादा खर्च होगा? दौड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा। वो उसने भी 1 घंटा मेहनत किया, मैंने भी 1 घंटा मेहनत किया, मुझे अंदर 1 कैलोरी की जरूरत पड़ी, उसके अंदर 2 कैलोरी की जरूरत पड़ी। और अभी अभी आपको बताया कि चलो मैं नॉर्मल अगर नाक से सांस लूंगा तो कितना बनेगा? 1 कैलोरी। और वो व्यक्ति जो दौड़ रहा है वो सर नाक से खाली सांस लेगा तो गिर जाएगा, ये बेहोश हो जाएगा, कारण कि उसके अंदर ऊर्जा कम पड़ जाएगा। जैसे ही हमारे अंदर ऊर्जा की कमी महसूस होती है ना, हम ऑटोमेटिक क्या करते हैं? मुख से सांस लेना शुरू कर देते हैं। यही कारण होता है कि जब भी आप दौड़ के आ रहे होते हो या अपने शरीर में आवश्यकता से ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हो, उस समय ऑटोमेटिक आपका मुख खुल जाता है, आपको खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक आप जैसे दौड़ के आओगे चालू हो जाता है तुरंत। भाई कारण है ना, अंदर एनर्जी बन रहा है, नहीं भेजोगे तो घबरा जाएगा, समझे? चाह कर भी हम उतना बराबर ऑक्सीजन नहीं भेज पाते हैं अंदर, समझे? हम कितना मुंह खोल लें, नाक खोल लें, कितना भी कुछ कर लें, उतना बराबर ऑक्सीजन नहीं जाता है। तो अब सर ऊर्जा बनता कैसे है अंदर? तो ऊर्जा 2 तरीके से बनता है, एगो ऑक्सीजन बनवाता है तब बनता है ऊर्जा, एगो बिना ऑक्सीजनों के ऊर्जा बनता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन। जब बिना ऑक्सीजन के बनेगा ना तो उसको कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। दोनों में से ना एगो का साइड इफेक्ट है, अनऑक्सी श्वसन का साइड इफेक्ट है। अगर मेरे अंदर ऊर्जा बन रहा है, ठीक है, कौन बनवा रहा है? ऑक्सीजन बनवा रहा है, सर कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, बहुत ऊर्जा बनेगा।
ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। एगो कह रहे हैं कि सर हम दौड़े जा रहे हैं, फील्ड में दौड़े जा रहे हैं, मेरे शरीर से बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रहा है, मैं चाहकर भी अंदर उतना ऑक्सीजन, नाक मुंह सब खोल लूंगा ना, तो अब वो उतना अंदर अपने ऑक्सीजन नहीं भेज पाऊंगा। तो सर बन कैसे रहा है अंदर बा? तो बिना ऑक्सीजन के बन रहा है, यानी कि कौन सा श्वसन चल रहा है मेरे शरीर के अंदर? अनऑक्सी श्वसन। ऊर्जा बन रहा होगा मेरे अंदर, सर बन रहा होगा, लेकिन एगो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना हुआ ऊर्जा और एगो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना हुआ ऊर्जा, इन दोनों में अगर अंतर निकालोगे ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इतना ऊर्जा बन रहा है ना, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इतनी ऊर्जा बनेगा। पहला लॉस दिखाई दिया हमको। और दूसरा एगो लॉस क्या है कि अगर बिना ऑक्सीजन के आपके अंदर ऊर्जा बनेगा ना, तो उस ऊर्जा के साथ एगो चीज और बनता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। बात समझे? इसीलिए दिक्कत जानते हो क्या होता है? मान लो हम दौड़ रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, मेरे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा कार्यरत है? पैर। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पे बन रहा होगा? पैर में। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पे खर्च हो रहा होगा? पैर में। और बिना ऑक्सीजन वाला ऊर्जा है ना, यानी कि अनऑक्सी श्वसन करके ऊर्जा बना रहा है, तो ऊर्जा सर बनाया होगा, हाँ बनाया होगा। अपने साथ और क्या बनाया होगा? लैक्टिक अम्ल बनाया होगा, यानी कि मेरे पैरों में क्या जमा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा। सांझ के सूतेंगे सब ठीक ठाक होगा, बिहाने उठेंगे तो ले जाम है पैर, समझे? कड़री लग जाता है, सुने हो सर कड़री लग गया है, कड़री नहीं लगा है बउआ, लैक्टिक अम्ल जमा हो गया है ओकरा अंदर, समझे? इसीलिए दर्द हो जाता है। दीपावली आ रहा है ना, तो रानी लक्ष्मीबाई बनोगी, सब साफ सफाई करोगी सब है, बाकी दिन तो साफ सफाई चल नहीं रहा है। एक दिन क्या हो जाता है सर, एक दो दिन एकदम पूरा मेहनत करना पड़ जाता है। ठीक है, ये हाथ उठा के झाड़ू मार रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, होगा क्या सर? मेरा हाथ में ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे जो कोशिका है ऊर्जा बना रहा है, बिना ऑक्सीजन के बना रहा है, तो बिना ऑक्सीजन के सर ऊर्जा बनाएगा, और क्या चीज बनाएगा? लैक्टिक अम्ल। इसलिए बिहान भी यहाँ थवा फटने लगता है, अरे उठबे नहीं करेगा, समझ में आ गया? इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि इसमें क्या जमा हो गया है? लैक्टिक अम्ल जमा हो गया। खैर चलो, बहुत दूर चल गए हम लोग, ठीक है, इन सब का भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था, बशर्ते आप जान लिए, खत्म करें। चलो आगे इसका देखते हैं कि भाई इसका सिस्टम क्या है। खाली याद रख लेना है ना कि बिना ऑक्सीजन की अगर ऊर्जा बनेगा ना, तो वो अपने संगे संगे ऊर्जा के संगे संगे एक चीज और बनाएगा। क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल बनाएगा। लैक्टिक अम्ल बन गया तो आपके शरीर में दर्द हो जाएगा, जहां लैक्टिक अम्ल बना वहीं पर दर्द होगा। ठीक है, चलो अब आगे सर यहाँ पे क्या मिलता है? श्वास छिद्र मिलता है। अच्छा ये बताओ, इसके शरीर के उदर भाग में कितने खंड थे? 10 खंड थे प्रत्येक खंड में। अच्छा ये सब कुछ कहां पे बात हो रही है बच्चा? पार्श्व भाग की, याद रखना। कहां पे? पार्श्व भाग में। ये क्या? अधर, ये पृष्ठ, ये पार्श्व। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वेंट्रल। इसको क्या कहते हैं? वेंट्रल अधर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल। ठीक है, आई लैटरल। सब गुड़ गोबरे है सब। अच्छा ठीक है, नहीं बताए हैं, 9वां 10वां में से सब चलते आ रहे हैं ना जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। डॉर्सल, सॉरी, वेंट्रल, डॉर्सल, लैटरल। अरे बस 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 छोड़ दो। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लो एगो कम पड़ गया, चलो ये कर देते हैं 10 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए बउआ हल्ला नहीं करो। फिर बतिया रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
लो एगो बेसी हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये क्या है बच्चा, इसके पार्श्व भाग में मिलने वाले 10 जोड़ी छिद्र, ठीक है। हाँ 10 जोड़ी श्वास छिद्र। छिद्र इसलिए श्वास इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर से क्या जाने वाला, वायु जाने वाला है। अब ये जो 10 जोड़ी छिद्र हैं, ये आकर के इनके शरीर के बीचों बीच कहां पे, पृष्ठभाग में, याद रखिएगा। ये पार्श्व में छिद्र है और इनके पार्श्व में मिलने वाला छिद्र जो है अंदर मिल रहा है एक श्वास नलिका, ठीक है। सुनो ध्यान से, अंदर मिल रहा है, सॉरी श्वास नलिका नहीं, ये है कौन, आपके श्वास छिद्र। इनका नाम है श्वास नाल, ठीक है। ये श्वास छिद्र आकर के देखो कहां पे खुल रहे हैं, श्वास नलिका में। ये 10 जोड़ी आपके छिद्र एक नलिका से होते हुए आकर के कहां खुल गए, श्वास नाल में खुल गए, इस तरीके से। चलो हो गया ये, ठीक है। और इसके बाद यहीं पे कहानी खत्म नहीं हो रही है। देखो ये जो श्वास नाल है, ये श्वास नाल और विभाजित होता है और विभाजित हो करके कुछ और नलिकाएं बनाता है, जिसको नाम दिया जाता है श्वास नलिकाएं। यानी कि इनसे और भी नलिकाएं निकल रही हैं और वो नलिकाएं जा करके इनके शरीर में चारों तरफ ऐसे फैली हुई हैं। होगा कैसे कहानी, वो हम आपको बताते हैं, पहले जरा संरचना पे गौर करिएगा। ये पूरे तरीके से इनके शरीर में फैले हुए होंगे। देखो क्या क्या हो गया, 10 जोड़ी श्वास छिद्र। वो श्वास छिद्र जो है नलिका से होता हुआ आके खुल रहा है कहां पे, श्वास नाल में। और ये श्वास नाल वापस से जाके खुल रहा है किसमें, श्वास नलिका में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, श्वास नाल श्वास नलिका में खुल रहा है। अब हो क्या रहा है, देखो कैसे हो रहा है कहानी। अच्छा कितने लोग विसरण समझते हो, विसरण, विसरण का मतलब सर ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया किस विधि पर काम करती है, सांद्रता की विधि पर कार्य करती है। सांद्रता समझते हो सर, किसी चीज की मात्रा अगर अधिक है तो उसको कहते हैं उच्च सांद्रता, किसी चीज की मात्रा कम है उसको कहते हैं निम्न सांद्रता, और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाना आसान होता है, ठीक है। क्या ये कहानी समझाए हैं पहले, सांद्रता वाली नहीं समझाए हैं। सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना आसान होता है, बिना ऊर्जा खर्च किए जा सकते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, सर ये कपड़ा, ठीक है, इसमें पानी है थोड़ा भी नहीं, तो यहां क्या कहेंगे कि सर इसमें पानी की सांद्रता एकदम निम्न है, ठीक है। चलो मैं अपना हाथ धो करके आया, मेरे हाथों में पानी लगा होगा, ठीक है, तो हाथों में पानी है, इस रुमाल में पानी नहीं है। अगर मैं दोनों की तुलना करूं, इस रुमाल की और इस हाथ की, तो कहूंगा सर यहाँ पे जल की सांद्रता ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, निम्न है, ठीक है। और जैसे ही एक ऐसे रखेंगे कपड़ा को हाथ में, ऐसे किए, सारा का सारा पानी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। कारण कि सर यहाँ पे पानी एकदम ना के बराबर था ही नहीं, यहाँ पे पानी था, तो सर था से नहीं था की तरफ चला जाएगा, मतलब समझे, उच्च से निम्न की तरफ चला जाएगा। इसको एक और लॉजिक से समझो, अब बिना ऊर्जा वाली बात समझना है। देखो अब यहां पर एक बच्चा है, लड्डू गोपाल आपकी तरफ, ठीक है, एक ढलान है और एगो बॉल लिया है, बॉल को अभी पकड़ के रखा है ये अपने पास, ठीक है। कहां है सर, ये उच्च स्थान पर है, ठीक है। अगर ये बॉल को छोड़ दिया,
बॉल कहाँ चलाएगा? कितना ऊर्जा लगेगा आने में उसको? लड़का थक जाएगा एकदम नीचे भेजने में, उसको नहीं थकेगा, कारण कि सर ढलान है, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो उच्च से निम्न की तरफ लाने में कोई ऊर्जा नहीं लगता है। अब मान लो कि यही जो लड्डू गोपाल है यहाँ नहीं है, कहाँ है? यहाँ है। अब इसको चढ़ाना है ऊपर, ऊर्जा लगेगा कि नहीं लगेगा? बात समझ में आ गया? तो उच्च से निम्न की तरफ जाने में कोई ऊर्जा नहीं लगता है, और निम्न से उच्च की तरफ जाने में ऊर्जा लगता है, चाहे बात ऊंचाई की हो या बात सांद्रता की हो। कहा बउआ रात बरात्रि जागरण के लिए तू है? हाँ, तो कहे अंगड़ाई ले रहा हो? अच्छा, इसका एक लॉजिक आपके घर पे भी है। सिंटेक्स का पानी निकालने के लिए मोटर चालू नहीं करना पड़ता है। सिंटेक्स में पानी भरा हुआ है, उसका पानी नीचे उतारने के लिए मोटर चालू नहीं करना पड़ता है, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए चालू करना पड़ता है। आ गया बात ना? सर चढ़ाना है तो ऊर्जा लगेगा। अब कहोगे सर वहां कौन ऊर्जा लग रहा है? विद्युत ऊर्जा लग रहा है। समझ में आ गया? ऊर्जा तो ऊर्जा, ठीक है। जबकि ऊपर से नीचे उतारना है तो कौन ऊर्जा नहीं है, सरकार नल खोलिए काम हो जाएगा। समझ में आ गया है? अरे खोलने में वो बात नहीं है, उसको नीचे उतारने में और ऊपर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। वैसे तो कहोगे तो सर उसको ऊपर चढ़ाने में तो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है, हमको सोए हैं, उठना पड़ेगा, वहां से हिम्मत जुटाना पड़ेगा है, तब जाके स्टार्टर टिपना पड़ेगा। वैसे नहीं होता है। बात समझ में आ गया? चलो अब देखो विसरण का मतलब क्या समझना है। इतना समझ में आ गया विसरण का मतलब? अब कैसे समझना है विसरण को? देखिए हुआ क्या कि सर ये अपने पार्श्व भाग पे कौन मिल रहे हैं? श्वास छिद्र मिल रहे हैं। कितने हैं? 10 जोड़ी है। प्रत्येक खंड में क्या है? 1 जोड़ी है। ठीक है, और ये श्वास छिद्र कहां पर है? उदर के भाग में है। ठीक है, चलो आगे। सर यहां से वायु गई अंदर, क्या गया सर वायु के रूप में? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहां पहुंचा सर? श्वास छिद्रों के पास। श्वास छिद्रों से कहां पर आ गया वो ऑक्सीजन? श्वास नाल में आ गया। उस श्वास नाल से कहां पे चला गया? श्वास नलिका में। सर श्वास नलिका में जाकर के इसके शरीर के एक एक भाग में फैली होती है श्वास नलिका। ठीक है, इसके एक एक भाग में क्या चला जाएगा? ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। सर यहां इस श्वास नलिका में ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो उनको डर नहीं लगता है ना? ये तू जहां बैठी हो देखो, अगर पीछे टाइल्स है, टाइल्स एकदम कोर है। चलो यहां देखो, इसमें इसके श्वास नलिका में क्या है? ऑक्सीजन पूरा भरा पड़ा है। अगर हम कहें कि इसके श्वास नलिका में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, क्योंकि सर ऑक्सीजन क्या है? भरा पड़ा है। ठीक है, इसके शरीर में काम हो रहा है, तो काम हो रहा है तो सर वहां पे क्या भरा पड़ा है? CO2। यहां पे क्या भरा पड़ा है? CO2। वहां उसके शरीर में CO2 की सांद्रता ज्यादा है, इस श्वास नलिका में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है। अभी क्या करेगा पता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि यहां पर मिलने वाला सारा ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाएगा? इसके शरीर में चला जाएगा, यानी कि यहां पे ट्रांसफर हो गया। लीजिए सर, सारा ऑक्सीजन इसमें आ गया। और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसमें क्या था? उच्च सांद्रता था। सॉरी, नलिका में तनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो क्या हो जाएगा? वहां से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब इस नलिका में चला आया। नलिका से होते हुए कहां चला जाएगा? नाल में चला जाएगा। नाल से होते हुए छिद्रों में, छिद्रों से CO2 बाहर। इसी तरीके से इसका क्या चलता है? श्वसन तंत्र चलता है। बात समझ में आ गया? कुछ विशेष नहीं है श्वसन तंत्र में, खाली बस ये याद रखिएगा कि श्वसन तंत्र का जो मुख्य भाग है वो कहां से शुरू हो रहा है? श्वास छिद्रों से 10 जोड़ी मिल रही है। मुख्य रूप से कहां पर मिल रही है? उदर के भाग में, और उदर के प्रत्येक खंड में क्या होता है? 1 जोड़ी श्वास छिद्र होता है। ये श्वास छिद्र नलिका से होता हुआ कहां पे जाके खुलता है? श्वास नाल में खुलता है। ये श्वास नाल आगे जाके श्वास नलिका में, श्वास नलिका इसके शरीर के पूरे भाग तक फैली होती है। श्वास नलिकाओं में कौन सी प्रक्रिया होती है? विसरण। विसरण हमने समझा दिया, यहाँ पे विसरण आपको बताना नहीं है ज्यादा, खाली इतना बता देना है कि विसरण विधि के द्वारा इसके शरीर के एक एक अंगों में ऑक्सीजन चला जाता है, और वहां उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पुनः कहां ले लिया जाता है? श्वास नलिका में, श्वास नलिका से श्वास नाल, श्वास नाल से श्वास छिद्रों से बाहर निकाल दिया जाता है। खत्म। ये था इसका श्वसन तंत्र। कहा है इसमें? जितना इजीली हमने समझा दिया, इसी तरीके से जाके अगर डायग्राम बना करके एक बार खुद से देख लोगे, कहानी खत्म हो जाएगी।
समय सारणी खत्म। अरे अभी तो बहुत कुछ है बाबू। क्या ना, आज खाली इतने पढ़े हैं, इससे पहले इन लोग का जांच पड़ताल कर रहे थे। इतनी सौ लेट से पढ़ा देगा। आज ओम प्रकाश सर नहीं है वहां पे। सबसे पहले बैच किसका रहता है? अच्छा, लास्ट में आते हैं ओम प्रकाश सर। अच्छा, थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ये आपका क्या था? श्वसन तंत्र था। लेट नहीं होगा ज्यादा ना? अरे थोड़ा सा समझा रहे हैं, सुन लो। जाना है तब? हाँ, सब में तो कहानी वैसे ही है ना, वही शरीर है। सिर हो गया, वक्ष हो गया, फिर उदर हो गया। ठीक है, अब सुनना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? उत्सर्जन तंत्र। तो पहले तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि सर उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले ये देखना पड़ता है कि उत्सर्जन किस चीज का करना है। अच्छा ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ का। कौन है वो अपशिष्ट पदार्थ? कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो प्रॉब्लम हो गया ना। अच्छा, एक मनुष्यों में अपशिष्ट पदार्थ कौन होता है? CO2 को छोड़ के। यूरिया? नहीं बाबू, नहीं होता है। नहीं, देखो समझाते हैं। देखो देखो देखो, मनुष्य में, सुनना ध्यान से, मनुष्य में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो होता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अरे सुनते जाओ, आगे कहानी तो सुनते जाओ। इसका मतलब ही बताओ कि चाय पीना है तो फिर तो वही कहानी हो गई ना कि कुछ नहीं करना है, दूध, चीनी, चाय पत्ती फाको, चूल्हा पे बैठो। अच्छा भुला गए, ओकरा से पहले धमनियों मारना होगा, एक दो धमनिया, ताकि सब फिटा जाए पिटवा में। बात तो वही हो गया ना। क्या करना है? अरे चाय, दूध बना, चाय बनाते तो क्या करते हो? सर दूध लेते हैं, पहले चीनी डालते हैं, गर्म हो जाता है, फिर चाय पत्ती डाल के खौला के उतार लेते हैं। ठीक है, बस चाय पत्ती चीनी फाँक लो, ऊपर से दूध पी लो, बस पेट में हिला डुला के ओकरे बाद चूल्हा में बैठ जाओ। बात वही कैसे है? बस हो गया। अगर बात वही है तब तो वो भी सत्य है, चाय वाली बात भी। अब रोटी मत खाना, जाके क्या खाना है? आटा भी नहीं, गेहूं चबा जाओ सब। चलो देखो, अब बस बात खत्म। देखो इधर हमारे अरे हो गया मनुष्यों में बाबू देख, तो कुल चावल दही निकाल देंगे हम, बता दे रहे हैं। सुनो इधर, हम लोगों में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। और वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो सर्वप्रथम हमारे अंदर बनता है वो क्या होता है बाबू? तो याद रखना, अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया। और अगर ये अमोनिया हमारे अंदर जमा होता जाए, बड़ी भयंकर बीमारी हो जाएगा, मर जाएंगे तुरंत। तो अब क्या किया जाता है? तो इसमें हेल्प करता है, पता है कौन? हमारा लीवर। तुरंत समझदार है लीवर। ये क्या करता है ना कि अमोनिया बड़ी खतरनाक है। ठीक है, क्या है ये? अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, मनुष्यों में क्या है? ये अपशिष्ट पदार्थ है। चलो भाई, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के रूप में क्या बना? अमोनिया बना। सॉरी, बड़ी खतरनाक है। तो अब क्या करें इसको? सर इसका ताकत कम कर देते हैं। और इसका ताकत कौन कम कर देगा? लीवर। लीवर इसको तुरंत बदल देगा और अमोनिया से किसे बदल देता है? यूरिक अम्ल में बदल देता है। अरे सुनते जाओ पहले। ठीक है, तो ये यूरिक अम्ल में बदलने के लिए अमोनिया को कौन जिम्मेदार होता है? लीवर जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब क्या सर यूरिक अम्ल घातक नहीं है, खतरनाक नहीं है? है, अमोनिया के मुकाबले 1000 गुना कम खतरनाक। सोचो, समझ में आ गया?
अगर कोई व्यक्ति सपोज मान लो, अरे हमारे अंदर या तो यूरिन बन रहा है या तो कहीं ना कहीं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनता है, ठीक है, या तो हमारे अंदर दो ही प्रकार का अपशिष्ट बनता है सर, एक ठोस बनता है और एक तरल बनता है। दोनों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है, बाथरूम टॉयलेट सभी जाते हैं। अगर कोई 3-4 दिन तक अपने अपशिष्ट पदार्थों को रोक ले, उसकी एकाएक मृत्यु हो जाएगी। कितना खतरनाक है सोचो, और यूरिक अम्ल इतना खतरनाक है क्योंकि हमारे अंदर अंतिम में क्या बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है, और इसको अगर हमने रोक लिया तो ये हमारा जान ले सकता है। अगर ये अमोनिया में रह गया होता तब ये तो 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है, बवाल मचा देगा, ठीक है। क्या इसको जैसे क्या होता है ना कि मान लो अब क्या हो गया कि सपोज तरीका होता है, कहीं कहीं हम फंस जाते हैं तो वहां से बाहर निकल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या था कि चाय बना रहे थे, ठीक है, अब वो वाला नहीं, नॉर्मल चाय बना रहे थे, ठीक है, और हुआ क्या कि गलती से 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच चीनी गिर गया उसमें। कोई बात नहीं है, टेंशन की क्या बात है, 2 कप और उकरा में 2 ढकेल देंगे, मैनेज कर जाएगा, ठीक है। आपने क्या कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, नॉर्मल कर दिया। वही काम लीवर करता है हमारा, है ना, संतृप्त कर देगा। तनु को क्या करेगा, संतृप्त कर देगा, यानी कि जो ज्यादा खतरनाक है ना उसको क्या करता है, नॉर्मल किया जाएगा लीवर के द्वारा। लीवर कुछ ऐसे रसायन भेजेगा जो अमोनिया को कन्वर्ट करेगा किसमें, यूरिक अम्ल में। और इसमें किडनी की भी रोल होती है। किडनी क्या करता है कि इसमें कुछ लवण वगैरह मिला देता है, और क्या मिला देता है, जल मिला देता है, और बाद में क्या बन जाता है, यही यूरिन बन जाता है, मूत्र बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले अगर मुझे मनुष्यों का क्या पढ़ना है, उत्सर्जित तंत्र पढ़ना है, तो सबसे पहले यह जानना होता है कि उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ कौन है। उसी तरीके से अगर आपको कॉकरोच का क्या पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, तो सबसे पहले यह जानना होगा कि इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ कौन है, ठीक है। चल अब देखो अपशिष्ट पदार्थ कौन है। सर सबसे पहले तो इस कॉकरोच के अंदर हमको पता है कि सर इसका रक्त क्या होगा, इसके शरीर में ही फैला होगा पूरी अच्छे तरीके से, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है, रक्त नलिका नहीं होता है। जो अपशिष्ट होगा इसके रक्त में ही ना होगा जी, ठीक है, सिंपल है कि सर जो अपशिष्ट होगा कहाँ होगा, इसके रक्त में ही होगा। और वो अपशिष्ट कौन है, देखो ये पीला वाला जो है ना, ये इसका अपशिष्ट है। जिसका नाम है फॉस्फेट कण। हाँ, यानी कि फॉस्फेट के जो कण होते हैं इसके पूरे के पूरे हीमोलिम्फ में, याद है रुधिर लसिका, रुधिर लसिका क्या था, रुधिर लसिका को ही एक और नाम दिया था हमने, क्या, हीमोलिम्फ। क्या हो गया, चलो आगे देखो। फॉस्फेट के कण जो हैं इसके रुधिर लसिका में फैले हुए हैं, जो कि क्या है, इसका हीमोलिम्फ है। और हीमोलिम्फ के बारे में एक और चीज बताया था, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये सर फॉस्फेट कण इसमें फैला हुआ है। यही फॉस्फेट कण क्या है, इसके शरीर का बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ है। अब सर कैसे काम होगा, तो याद होगा आपको मैंने बताया था कि इसके पाचन तंत्र के दरमियान मिलने वाला मैलपीगी नलिका क्या करेगा, उत्सर्जन में सहायता करेगा। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, सीधा सीधा कि सर यहां से क्या था, इस तरीके से बोलो मध्यांतर था। इस मध्यांतर के संधि स्थल पर आगे कौन जुड़ा हुआ था सर, ऐसे पश्चांत्र, यहां पर मिल रही थी कौन, मैलपीगी नलिकाएं मिल रही थी। ये मैलपीगी नलिका पता है क्या करती है, इस फॉस्फेट के कण को अवशोषित करती। समझ में आ गया, ये मैलपीगी नलिका मिलने वाला इसके रक्त में, इसके रुधिर में जितना भी फॉस्फेट का कण है। और एक चीज याद रखना, इसके सर मैलपीगी नलिका पे मैलपीगी नलिका पे रोम युक्त संरचना पाई जाती है। हाँ
अरे जैसे हमारे नाक के अंदर बाल है ना, उस तरीके से क्या पाए जाते हैं, रोम युक्त संरचना पाए जाते हैं इस मैल्पिगी नलिका पे। उससे फायदा होता है इसके फॉस्फेट के कण को पकड़ने में, ठीक है। जब ये क्या करता है कि फॉस्फेट के कण को पकड़ता है और पकड़ के क्या था, फॉस्फेट कण उसको बदल देगा, फॉस्फेट के कण को बदल देता है। इधर कहां लिखें, चल भाई छोटा हो जा। देखिए फॉस्फेट कण को कौन, मैल्पिगी नलिका बदल देगा यूरिक अम्ल में। समझ में आ गया। अपशिष्ट पदार्थ कौन था इसके अंदर, फॉस्फेट कण। इसके फॉस्फेट के कण को मैल्पिगी नलिका पकड़ पकड़ के कहां से, हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ इसके शरीर में घूम रहा है और उसी में कौन घूम रहा है, फॉस्फेट के कण। उनको पकड़ेगा और पकड़ के बदल देगा किसमें, यूरिक अम्ल में, ले जाकर के छोड़ देगा किसमें, देखो तो पश्चांत्र में छोड़ देगा। बस समझ में आ गया, कहां ले जाके छोड़ेगा, पश्चांत्र में। पकड़ा कहां से था, रुधिर लसिका से पकड़ के अंदर ले जाके छोड़ देगा पश्चांत्र में। पश्चांत्र में पहले से कौन है, अपचित भोजन, यही था ना कि सर अपचा हुआ भोजन भी कहां जाता है, पश्चांत्र में ही जाता है। तो इसमें अंत में ये यूरिक अम्ल जा करके मिल जाता है, या इस यूरिक अम्ल को ले जाकर के छोड़ दिया जाता है कहां पे, पश्चांत्र में। और इस पश्चांत्र में पहले से उपस्थित है कौन, अपचित भोजन। ऐसी अपचित भोजन के साथ और कौन आगे मिल जाएगा, यूरिक अम्ल आकर के मिल जाएगा। और ये जैसे एक सामान्य मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्यों में मल द्वार अलग होता है, मूत्र द्वार अलग होता है, यहां पर ऐसा नहीं है। यानी कि इसका मल और मूत्र दोनों एक ही द्वार से आएगा, गुदा द्वार से। और एक ऐसा प्राणी, ठीक है, जो अपने अपशिष्ट पदार्थ को यूरिक अम्ल के रूप में त्यागता है, ऐसे प्राणियों को कहते हैं यूरिकाम्ल। एक साथ में लिखते हैं यूरिकाम्ल जीव या यूरिकाम्ल उत्सर्जी। समझ में आ गया। ये क्या कर रहा है सर, अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर क्या है, अपचित भोजन और यूरिक अम्ल, दोनों को एक साथ मिक्स करके एक ही द्वार से ये बाहर निकाल रहा है। इसीलिए ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, यूरिकाम्ल उत्सर्जी या उत्सर्गी, ठीक है। गी भी आता है, जौ भी आता है, तो जो आप देखना होगा देख लीजिएगा। अच्छा इसके साथ साथ ना 2-3 चीज खाली और है, बस 2-3 चीज यहाँ पे शायद अगर आपके एनसीईआरटी में अगर हो तो हो, नहीं हो तो फिर भी देख लीजिएगा। सुनो, इसमें अभी अभी हमने क्या देखा सर, कौन कौन मदद कर रहा है इसमें, केवल और केवल किसको देखा, मैल्पिगी नलिका को। मैल्पिगी नलिका के अलावा याद रखिएगा इन पर कुछ होते हैं वसा पिंडक, है क्या, इन पश्चांतरों पर होते हैं वसा पिंडक। खाली नाम याद रखना है आपको, कौन कौन यहां लिखते हैं। पहला वसा पिंडक, दूसरा है ना, हो गया वसा पिंडक। उसके बाद यकृत उपत्वचा है, यकृतीय उपकला है, अच्छा सॉरी वृक्काणु, मिस्टेक, हाँ वृक्काणु उपत्वचा ना। और एक तीसरा क्या है, यूरिकोस, यूरेकोस ग्रंथियां। चलो ये 3 को नाम खाली याद रख लीजिएगा, क्या क्या है देखो। कौन कौन सर, ये एक तरीके का दिखा दिया वसा पिंडक। उसके बाद ये एक तरीके से है कौन आपके वृक्काणु उप त्वचा, और इनमें एक को और ऐड कर लो, कौन है आपके यूरिकोस ग्रंथियां। ये 3 लोग इसके अंतिम भाग में होते हैं, यानी कि पश्चांत्र में होते हैं। ये तीनों के तीनों भी क्या करते हैं, सेम काम करते हैं कि सर इस फॉस्फेट के कण को अवशोषित करेंगे और ले जाकर के छोड़ देंगे किसमें, इसी पश्चांत्र में, ठीक है। खत्म हो गया आपका उत्सर्जी तंत्र। अब उसके बाद मैंने इतना तो समझा दिया, अब एक बार पढ़ लेना खुद से। अब क्या रह गया आपका, तंत्रिका तंत्र रह गया और जनन तंत्र रह गया।